स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। वैल्यूएशंस, शॉर्ट सेलिंग, हाइंडनबर्ग रिसर्च फर्म। ये नाम पिछले एक हफ्ते में काफी सुने होंगे आपने कि क्या रिपोर्ट आई, क्या जवाब गया, उसका काउंटर रिप्लाई क्या आया। तो ये सारी सच्चाई जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो आप ध्यान रखें, ये वीडियो एक ऐसा वीडियो है जो कंप्लीट और बेस्ट एनालिसिस है उस इशू का, जो इशू आप समझ के चलें जिसने हिंदुस्तान को हिला दिया है। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS पर। स्टडी IQ IAS के IAS एग्जामिनेशन के कोर्सेज लाइव हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, जिनको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यदि आप 2024 के एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ये बैच 1000 घंटे से ऊपर की लाइव टीचिंग में आपको कंप्लीट सिलेबस जनरल स्टडीज का, प्रीलिम्स और मेंस का और सीसैट का कवर करवाएगा। यदि आप 2023 के एस्पिरेंट्स हैं तो आपके लिए सक्सेस इन प्रीलिम्स क्रैश कोर्स बैच है, जो कि 7 फरवरी को स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग ऑन द 7 फरवरी। और अगर आप फ्रेशर हैं, आप बेसिक्स पढ़ना चाहते हैं, तो आप NCERT के बैचेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये सारे बैचेस हेवी डिस्काउंट्स पर अवेलेबल हैं अगर आप मेरा कोड यूज करें तो। माय कोड इज सांघी लाइव। तो अगर आप IAS एग्जामिनेशन को निकालना चाहते हैं, एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, दिस इज द प्लेस टू बी। स्टडी IQ आपको वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज भारत की टॉप फैकल्टीज द्वारा डिलीवर करता है आप लोगों के घर तक। मेहनत हमारी, रिजल्ट आपका। जरूर सब्सक्राइब करें और उन PDFs को डाउनलोड करें मेरे टेलीग्राम हैंडल से, जिसका टाइटल है आयुष सांघीज IAS अकेडमी। आप अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जहां पर हम काफी अच्छा बढ़िया वैल्यू एडेड कंटेंट स्टूडेंट्स के लिए लेकर आते हैं। तो हुआ क्या है, हाइंडनबर्ग रिसर्च की जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के अनुसार अडानी जो है, अडानी ग्रुप, गौतम अडानी जी का जो ग्रुप है, उसकी कई सारी कंपनीज हैं। उसमें से कई कंपनीज या काफी कंपनीज ऐसी हैं जो कि स्टॉक्स यानी शेयर्स को मैनिपुलेट करती हैं, स्टॉक मैनिपुलेशन में एंगेज करती हैं, यानी कि शेयर प्राइसेस के साथ खेलती हैं, इलीगली शेयर प्राइसेस को रिग करती हैं, विच इज अ फ्रॉड, एक फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में एंगेज करी जाती है। तो जितनी भी लिस्टेड कंपनीज है अडानी की, उसमें यह कहा गया है कि आपका शेयर प्राइस यानी कि बिजनेस की वैल्यू, मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, लेकिन वो सारी कंपनीज जो है वो बहुत भारी उधार में है। द ग्रुप हैड सब्सटैंशियल डेट which has put the entire group on a precarious financial footing, यानी कि एक रिस्की फुटिंग पे सारी की सारी कंपनीज रखी हुई हैं। यहां पर यह जानना जरूरी है कि हाइंडनबर्ग है क्या। नेथन एंडरसन द्वारा स्टार्ट करी गई ये फर्म, ये एक रिसर्च फर्म है जो कि फोकस करती है कंपनी की इवैल्यूएशन को, या एक कंपनी के जेन्युइननेस को, कि कंपनी किस तरीके से जो है अपनी वैल्यूएशन करती है, किस तरीके से मार्केट कैपिटलाइजेशन डिसाइड करती है, विच फोकसेस ऑन शॉर्ट सेलिंग, जो कि एक ऐसी एक्टिविटी है जो आप मान के चले एक बहुत ही रिस्की एक्टिविटी है। अगर आप जेन्युइनली कर रहे हो और अगर आपके मन में चोर है, आप फ्रॉडुलेंटली कर रहे हो, तो आप जो है आप इसमें बहुत पैसा कमा सकते हो। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए ये जो है हाइंडनबर्ग रिसर्च LLC इवैल्यूएशन करता है कंपनीज की। तो क्योंकि यहां पे एक वर्ड फेमस हुआ, शॉर्ट सेलिंग, इस वजह से मैं आपको सबसे पहले यह बताऊंगा कि शॉर्ट सेलिंग स्टॉक मार्केट में होता क्या है, क्योंकि शॉर्ट सेलिंग के बेसिस पे एक्यूजेशन लगाया गया है। व्हाट इज शॉर्ट सेल? शॉर्ट सेल किसे बोलते हैं, आइए देखें। मान लीजिए एक कंपनी है GA लिमिटेड, राइट। GA लिमिटेड एक कंपनी है, इसका शेयर प्राइस इज 200 रुपीज, 200 रुपए इसका शेयर प्राइस है। मेरे पास इस कंपनी के 10 शेयर है। आई हैव 10 शेयर्स ऑफ दिस कंपनी, राइट। मेरे ही जैसे और एक और इंसान के पास इस कंपनी के 10 शेयर्स हैं, दोनों के पास 10 शेयर्स ईच है। शेयर्स जो है मेरे फ्रेंड ने, मतलब जिसके पास है शेयर्स मेरे सिवा,
उसने ये 10 शेयर्स बेच दिए। एक पर्टिकुलर दिन ऐसा आया 10 शेयर्स बेच दिए। अब आप ये बोलोगे इसमें क्या खास बात है, शेयर्स बेचना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। बिल्कुल सही बात है। उसी के अगले दिन या कुछ दिनों बाद हुआ क्या, ये शेयर प्राइस क्रैश करके 100 रुपीज पे आ गया। दिस शेयर प्राइस क्रैश टू 100 रुपीज, 100 रुपए पे शेयर प्राइस आ गया। तब उसने दोबारा खरीद लिए। नाउ दैट पर्सन बॉट द शेयर्स। सो आर यू एबल टू अंडरस्टैंड, इस वैल्यू पे शेयर्स जो है वो सेल करे गए हैं और इस वैल्यू पे शेयर्स परचेज कर लिए गए। तो जो डिफरेंस है 100 रुपए का 10 शेयर के हिसाब से, ये है 1000 रुपए। ये क्या हुआ, what is this 1000 rupees? This 1000 rupees is profit pocketed by that individual. तो प्रॉफिट है 1000 रुपए का। इस एक्टिविटी को कहा जाता है शॉर्ट सेल। आई रिपीट, आपने शॉर्ट में शॉर्ट करा, शॉर्ट पोजीशन होल्ड करके रखी और आपने बेच के दोबारा खरीद लिया। ये वो ही कर सकता है जिसके पास अंदरूनी या अंदर की इंफॉर्मेशन हो कि ऐसा कुछ होने वाला है जिसकी वजह से उस कंपनी का शेयर प्राइस क्रैश कर जाएगा। दिस इज टर्म्ड एज शॉर्ट सेलिंग। लेट्स हैव अ लुक एट द डेफिनेशन। यहां देखिए, suppose stock price of a particular stock is 200 rupees, you know for sure that the stock price will fall 200 rupees. Short selling allows investors to profit from stocks or other securities when they go down in value. मतलब नुकसान से आप फायदा निकाल रहे हो, दूसरों के नुकसान पे अपना फायदा देख रहे हो। तो आपने बेचा 200 पे और आपने खरीद लिया 100 रुपए पे, तो आपने 1000 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। इसको शॉर्ट सेल कहा जाता है। दिस इज टर्म्ड एज शॉर्ट सेलिंग। तो अडानी भाई जो है, हुआ क्या यहां पे, ये एक एफपीओ लाने वाले थे। एफपीओ इज सब्सिक्वेंट टू आईपीओ। आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब इनिशियली आप अपने शेयर्स को मार्केट में उतारते हो। एक बार आपने उतार दिए तब तो वो हो गए मार्केट के, एक बार पब्लिक चले गए। अब उसके बाद जब सब्सिक्वेंटली आप अपने शेयर्स मार्केट में उतारोगे तो उसको कहा जाता है एफपीओ, यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। तो ये जो रिपोर्ट है ये आई एफपीओ के एक दिन पहले। अडानी भाई का एफपीओ आने वाला था, उसके एक दिन पहले जो है ये रिपोर्ट आई, जब अडानी का ये एफपीओ $2.5 बिलियन पर आने वाला था। इस एक रिपोर्ट के कारण अडानी की जो वेल्थ है वो तकरीबन $3.5 बिलियन से गिर गई। टू बी प्रिसाइज 3.4 लाख करोड़ इन मार्केट कैप बाय फ्राइडे आफ्टरनून इट हैड लॉस्ट। इतना पैसा वाइप आउट हो गया इकोनॉमी से, वाइप आउट हो गया मार्केट से। तो द शेयर्स ऑफ ऑल 9 लिस्टेड अडानी कंपनीज, 9 कंपनीज हैं, क्या केम अंडर ह्यूज सेलिंग प्रेशर ऑन फ्राइडे। क्योंकि रिपोर्ट आई, अब इतनी ब्रेजन मिसअंडरस्टैंड फ्रॉड हो रहा है और आप स्टॉक्स को मैनिपुलेट कर रहे हो तो लोग घबरा जाएंगे। लोगों ने बेचना शुरू कर दिया। जब कोई भी चीज बिकती है, सप्लाई ज्यादा हो जाती है, तो शेयर प्राइस क्रैश हो जाता है। तो फ्राइडे यानी 27 जनवरी की दोपहर तक, आफ्टरनून तक, द ग्रुप हैड लॉस्ट 3.4 लाख करोड़, 3.5 लाख करोड़ की वैल्यूएशन जो है खत्म हो गई बाय फ्राइडे आफ्टरनून, जब ये रिसर्च की रिपोर्ट आई। हाइंडनबर्ग इसी तरीके से 30 और कंपनीज को टारगेट कर चुका है। और जब हाइंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है, उन 30 की 30 कंपनीज का लॉजिक ये लगाया गया या उनमें ये देखा गया कि उनका शेयर प्राइस कम से कम 5% से और उसके ऊपर देखा जाए तो कई 15, 20, 30% से भी गिरा है। वो 30 कंपनीज कौन सी है, आपको उसकी लिस्ट दिखाते हैं। ये देखें, हैव अ लुक एट दीस 30 कंपनीज। तो आप देख सकते हैं परफॉर्मेंस, एक दिन की परफॉर्मेंस 3.3 गिरा। एससी वर्क्स, जीनियस ब्रांड्स 13% गिर गया, आइडियानॉमिक्स 40% गिर गया, मलन 2.6, फार्मा। इसी तरीके से तमाम कंपनीज हैं, एक कंपनी को छोड़ के, जिनके सारे स्टॉक प्राइसेस जो है आप देख सकते हैं नेगेटिव में है। हाइंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट आने के बाद ये 1 डे परफॉर्मेंस है। आज रिपोर्ट आई, कल तक कितना फर्क पड़ गया। और परफॉर्मेंस 3 महीने की है। देखिए, कुछ कंपनीज डाउन है, जिन कंपनीज के फंडामेंटल्स क्लियर है, जो सही ईमानदारी से चल रहे थे, उसको एक्सटर्नली कोई रिपोर्ट हिला नहीं पाएगी। तो वो ये कंपनीज आप देख सकते हैं, वो प्रॉफिटेबल कंपनीज है। बाकी जितनी कंपनीज है जो वाकई में उसी तरीके से ऑपरेट कर रही थी जो इन्होंने एक्सपोज करा, इसको बेसिकली एक एक्सपोज ऑपरेशन कहा जा सकता है, वो सारी कंपनीज जो है नीचे हैं और उनमें से कई सारी कंपनीज आगे भी नीचे ही लेवल पे चली। तो ये चीज कही जाती है कि रिपोर्ट जो आई है वो उसका तथ्य है, वो चीज सच है, वो फैक्ट्स एंड फिगर्स पे सच है।
तो आइए ये देखते हैं अडानी भाई का इस चीज में कहना क्या है। What does अडानी हैव टू से अबाउट द एलिगेशंस, जो उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, जो इल्जाम लगाए गए हैं, उसके बारे में अडानी साहब को क्या कहना है। एज यूजुअल कहना यह है दैट द एलिगेशंस आर फॉल्स, एलिगेशंस आर मिसलीडिंग। एलिगेशंस मिसलीडिंग है, उसके साथ साथ अडानी भाई ने यह कहा कि ये जो एक अटैक है, एक वार हुआ है जिसकी वजह से ब्लडबाथ हो गया स्टॉक मार्केट में, ये ब्लडबाथ जो है ये सिर्फ भारत की एक कंपनी पे अटैक नहीं है, बट दिस इज अ कैलिब्रेटेड अटैक ऑन इंडिया। द इंडिपेंडेंस, इंटेग्रिटी एंड क्वालिटी ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशंस, उस पर एक अटैक है, एंड द ग्रोथ स्टोरी एंड एम्बिशन ऑफ इंडिया। मतलब इन्होंने अपना नाम छोड़ के भारत के ऊपर पूरी स्टोरी बना दी कि आपने भारत की एक कंपनी को अटैक नहीं करा, आपने पूरे भारत को अटैक करा है। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में लिखकर कि क्या यह सच्चाई है, क्या एक आदमी इंडिया को रिप्रेजेंट करता है जो वो अपने ऊपर अटैक, पर्सनल अटैक या कंपनी के ऊपर अटैक ना मानकर भारत के ऊपर अटैक मान रहा है। मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग इसमें नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या इन्होंने ये चीज सही की या गलत की। अडानी भाई का क्या कहना है कि ये चीज एक फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हाइंडनबर्ग रिसर्च की तरफ से है। हाइंडनबर्ग रिसर्च ने कुल मिला के 88 क्वेश्चंस पुट करे थे, और वो उन 88 में से 60 से ऊपर ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब नहीं दिया गया। तो अडानी ग्रुप ये कहता है कि दोज 88 क्वेश्चंस दैट हैव रिमेन्ड अनआंसर्ड, वो प्रॉपरली फ्रेम्ड क्वेश्चंस नहीं है। Those questions are not based on independent or journalistic fact finding, the group has claimed. ये ग्रुप ने क्लेम करा। So the group suggested that Hindenburg's conduct is calculated on securities fraud. In fact, इन्होंने ये बोला कि हाइंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट ने पहले शेयर्स खरीदे होंगे, रिपोर्ट छापी, शेयर्स गिरे तो खुद ही शॉर्ट सेलिंग कर ली उन्होंने खुद ही शॉर्ट सेलिंग कर ली। सो इट इज सिलेक्टिव एंड मैनिपुलेटिव प्रेजेंटेशन ऑफ मैटर्स, ऐसा अडानी का कहना है रिसर्च के बारे में, ऑलरेडी इन पब्लिक डोमेन टू क्रिएट अ फॉल्स नैरेटिव, ताकि शेयर प्राइसेस गिर जाएं, मार्केट का सेंटिमेंट हिल जाए और एफपीओ आने के पहले इनके ऊपर से कॉन्फिडेंस खत्म हो जाए, जो कि हो गया। It is rife with conflict of interest and intended only to create a false market in securities. So this would enable the admitted short seller to book a massive gain, जो कि हुआ। अब 3,40,000 करोड़ अगर मार्केट वैल्यूएशन लॉस हो जाए या होने वाली हो, आपको पता है, तो अभी बेच दोगे और जब मार्केट वैल्यू गिरेगी तब खरीद लोगे, तो शॉर्ट सेल हो गया। ऐसा गौतम अडानी का कहना था। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए हाइंडनबर्ग रिसर्च ने क्या क्या चीज बोली। अडानी ने जो भी एलिगेशंस लगाए गए थे, कुल मिला के 32,000 पन्नों की रिपोर्ट जो है वो आई है। उस रिपोर्ट के चलते अडानी ने 413 पन्नों का जो रिप्लाई दिया है, उस रिप्लाई का पॉइंट बाय पॉइंट रिबटल, वो क्या रिप्लाई था और किस एलिगेशन पे था, ये चीजें हम देखेंगे एक एक करके। सो लेट्स हैव अ लुक एट हाइंडनबर्ग रिसर्च रिवीलिंग अबाउट द अडानी ग्रुप। तो पहली चीज इन्होंने क्या रिवील करी, व्हाट डिड दे रिवील? सो द वैल्यू एड जो है वो स्टॉक प्राइसेस की वजह से होती है। हमने देखा अडानी की 9 लिस्टेड कंपनीज हैं, 9 लिस्टेड कंपनीज हैं, तो 9 जो कंपनीज हैं आप ये मान के चले सब लिस्टेड है। लिस्टेड मतलब स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। आज की रेट में वेल्थ जो है वो जनरेट होती है, मल्टीप्लाई होती है ऑन द बेसिस ऑफ शेयर प्राइस, की कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ता गया तो आदमी की, अगर मेरे पास शेयर है तो मेरी वेल्थ भी बढ़ती जाएगी। कल मैंने 100 रुपए का शेयर खरीदा, आज 1000 रुपए का हो गया, तो मेरी वैल्यू 1000 रुपए हो गई, या मेरे शेयर की वैल्यू 1000 रुपए हो गई तो मेरी वर्थ बढ़ गई। तो इसी तरीके से अडानी साहब की जो वेल्थ है वो खासकर पिछले 3 सालों में बढ़ी है। द $120 billion conglomerate, especially his wealth has been added in the last 3 years. पिछले 3 साल में स्टार्टिंग फ्रॉम द लॉकडाउन ईयर उनकी वेल्थ में मल्टीफोल्ड इंक्रीज आया है। So Gautam Adani of the Adani Group has amassed a net worth of roughly $120 billion, adding over $100 billion in the past 3 years. So it is because of stock price appreciation. ये stock price ऊपर गया सारी की सारी कंपनीज का, जिसकी वजह से एवरेज 819% गेन हुआ है, और अडानी ग्रुप की वैल्यूएशन जो है $218 बिलियन पे है, जिसमें से गौतम अडानी की वैल्यूएशन $120 बिलियन है। तो ये सारा का सारा अप्रिसिएशन जो है पिछले 3 साल में हुआ है। तो इनका पूरा चार्ट अगर देखा जाए सारी लिस्टेड कंपनीज का, तो 1 साल में और 3 साल में कंपनी का शेयर प्राइस कितने से अप्रिशिएट हुआ, आप देख के हैरान रह जाएंगे। 1 ईयर स्टॉक गेन 100%,
एक साल के अंदर कंपनी का 100% गेन हो गया, मतलब डबल हो गया स्टॉक प्राइस। तो आप देख मार्केट कैप जो है वो 48,000, आप सोच $48,000, मार्केट कैप जो है 39,28,000 जो है, ये रुपए में है, ये डॉलर में है। 101% गेन इन 1 ईयर। एंड आप सोच के देखिए 13 गुना 1400%, 14 गुना गेन हुआ 3 साल में। ये हुआ है अडानी एंटरप्राइजेस ENT। अडानी ट्रांसमिशन 36% और 7 गुना 729%। अडानी टोटल गैस 118% और ये 2000%, यानी कि 20x हो गई। अडानी ग्रीन एनर्जी उसी तरीके से 900%। ये सिर्फ 3 साल में 9 गुना कंपनी बढ़ जाना। अडानी पावर 3%, 332। अडानी पोर्ट्स 98%। अडानी विल्मर 149%। सारी कंपनीज पॉजिटिव है और सारी कंपनीज 1 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना ऐसे हुई है। तो ये सब चीजें बोली गई, इनके ऊपर ये एक्यूजेशन लगाया कि ये चीज कैसे हुई, हाउ डिड इट हैपन। तो दूसरा एलिगेशन जो लगाया गया वो ये था, जिसके बेसिस पे इतना स्टॉक प्राइस गिरा, वो ये है कि अडानी ग्रुप के पास उतना पैसा ही नहीं है कि वो अपने डेट्स को रीपे कर सके। इट इज अ हेविली डेट लेडन कंपनी, यानी कि उधार पे चलती है। उधार पे सारी कंपनी चलती हैं। तो फिर यहां पे इतना वाई आर वी रेजिंग आईब्रोज, यहां पे इतना इशू क्यों? इशू इसलिए है क्योंकि कंपनी की एनालिसिस एक खास रेशो पे करी जाती है, जिसे कहा जाता है करंट रेशो। सो करंट रेशो अगर देखा जाए, अडानी ग्रीन्स का है 0.5, पावर 0.9, टोटल गैस 0.2, ट्रांसमिशन 0.8, एंटरप्राइज 0.7, विल्मर और पोर्ट्स 1.2, 1.5 है, बाकी सब रेड में है। इसका मतलब समझते हैं आप? ये करंट रेशो एक ऐसा रेशो है जो स्पेसिफिकली ये बताता है कि आप कितने पानी में हैं। सो विल्मर और पोर्ट्स को अगर देख लिया जाए, जिसके सिवा बाकी सबके करंट रेशोज 1 से नीचे हैं, हाइटेंड शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी रिस्क, कि अगर इन कंपनीज से पिछले 1 साल में उधार वापस मांगा जाए तो ये कंपनीज डिफॉल्ट कर जाएंगी, बैंकरप्ट डिक्लेयर कर देंगी अपने आप। सिर्फ 2 कंपनी स्टेबल है और वो है विल्मर और अडानी पोर्ट्स। तो करंट रेशो अगर 1 से नीचे होता है, इट मींस इट हैज इनसफिशिएंट कैपिटल टू पे ऑफ इट्स शॉर्ट टर्म डेट। उनके पास पैसा ही नहीं है पे करने के लिए, बिकॉज इट हैज लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ लायबिलिटीज। मतलब उधार जो है वो बिलिंग से या रेवेन्यू से कई ज्यादा है रिलेटिव टू द वैल्यू ऑफ इट्स करंट एसेट्स। कि अगर पूरी कंपनी लिक्विडेट हो जाए, सब बेच बाच दो, तो जितना इकट्ठा होगा उन पैसों से आप लायबिलिटी या अपना लोन पूरा नहीं कर सकते। ऐसा करंट रेशो का मानना है कि यू कैन नॉट फुलफिल योर शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस, ये चीज बोली गई। उसी के साथ साथ अडानी पोर्ट्स के लिए बोला गया कि सिर्फ एक कंपनी है जिसके पास थोड़ा बहुत पैसा है कि आप पैसा वापस कर सको, यू कैन रीपे द मनी। सो इट ऑल्सो हैज ओनली लिस्टेड एंटिटी विच सीम्स केपेबल ऑफ कंसिस्टेंटली जनरेटिंग सब्सटैंशियल पॉजिटिव कैश फ्लो, जो कि 52 बिलियन रुपए के आसपास है 31 मार्च 2022 में। सिर्फ यही एक स्टेबल कंपनी दिखती है जो कि अपने लोन्स को रीपे कर पाएगी, और कोई कंपनी ये चीज नहीं कर पाएगी। मतलब विल्मर और पोर्ट्स 2 कंपनीज है जो कर पाएंगी, बाकी सारी कंपनीज अगर आज की डेट में वापस देना पड़ गया पैसा तो डिफॉल्ट कर जाएंगी, बैंकरप्ट कर जाएंगी। तो इस एलिगेशन पे अडानी का क्या रिस्पॉन्स था? व्हाट वाज अडानीज रिस्पॉन्स ऑन दिस एलिगेशन? ये था कि कंपनी जो है वो बहुत स्टेबल है, कंपनी जो है वो एग्जीक्यूशनली स्टेबल है, कि जो जिस काम के लिए पैसा लिया है उस काम पे जब वो एग्जीक्यूट करेगी तो वो स्टेबिलिटी में एक्ट करेगी, ऐसा गौतम अडानी साहब का कहना था। दिस इज समथिंग दैट ही स्टेटेड, दिस इज समथिंग दैट ही मेंट। तो वी हैव एग्जीक्यूशनल एक्सीलेंस। इनका ये कहना था कि एबिटा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस एंड डिप्रिसिएशन, हैज रिड्यूस्ड फ्रॉम 7.6x to 3.2x। क्या मतलब होता है, डिस्कस करते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये सारी कंपनीज का नाम है, ये सारी कंपनीज जो है अडानी की जो कंपनीज है उनका नाम है, और ये उनका एबिटा दिया हुआ है, एबिटा हैज बीन गिवन। सो दे बेसिकली स्टेट दैट नेट डेट टू एबिटा, नेट डेट मतलब आपका उधार एबिटा के कंपैरिजन में कितना है। इसमें बेसिकली इसका मतलब यह देखा जाता है नेट डेट टू एबिटा का, इसके कैलकुलेशन से जब आप कैलकुलेट करते हो तो आप ये देखते हो कि कितने साल लगेंगे आपको अपना लोन रिकवर करने के लिए, जितना लोन आपने लिया हुआ है उस लोन को रीपे करने के लिए। नेट डेट टू एबिटा रेशियो इज अ डेट रेशियो दैट शोज हाउ मेनी इयर्स इट वुड टेक फॉर अ कंपनी टू रीपे, कि वो रीपे कर सके,
to pay back its debt if net debt and EBITDA are held constant. अगर आज की डेट का उधार और EBITDA कांस्टेंट रख दिया जाए तो कितने साल में आप पे कर पाओगे? Where EBITDA means earnings before interest, taxes, depreciation and amortization. This is something which is given. ये चीज है. तो EBITDA जो है वो फिर भी एक इन्फ्लेटेड फिगर है, क्योंकि टैक्स तो तुम पे करोगे, ब्याज भी दोगे जो आपने लोन ले रखा है, डेप्रिसिएशन भी क्लेम करोगे, तो आपकी अर्निंग्स और कम हो जाएंगी. तो EBITDA का नेट डेट तो वैसे ही एक जो है वो बहुत जेनरस चीज है. अगर EBITDA में आप इसको नीचे कर लोगे तो फिर वो चीज खत्म ही हो जाएगी, मतलब फिर तो और कम रेवेन्यू हो जाएगा, फिर तो और साल निकल आएंगे नेट डेट टू EBITDA में. दिस इज समथिंग दैट वाज स्टेटेड. तो नेट डेट टू EBITDA जो है वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जाता है, टोटल डेट माइनस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स. माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर आपके पास कैश है वो तो आप ऐसे ही दे दोगे, तो टोटल डेट में से कैश माइनस कर दिया डिवाइडेड बाय EBITDA. तो मान लीजिए एक कंपनी है जिसका फाइनेंशियल ईयर 2022 में EBITDA था $60 बिलियन और उसके ऊपर उधार था $30 बिलियन, उसके पास कैश है $14 बिलियन. तो 30 माइनस 14 नेट डेट माइनस कैश, 30 माइनस 14 डिवाइडेड बाय 60. तो ये आया नेट डेट टू EBITDA 0.26 कि इतने टाइम में ये रीपे कर पाएंगे, दे वुड बी एबल टू रीपे. अब नेट डेट टू EBITDA आइडियली होना कितना चाहिए? अगर नेट डेट टू EBITDA 3 से कम है, इट इज लेस देन 3, इट इज स्टिल कंसिडर्ड टू बी एक्सेप्टेबल इन टुडेज सिनेरियो. आज के सिनेरियो में 3 से कम का नेट डेट टू EBITDA एक्सेप्टेबल माना जाता है. उससे ज्यादा जो है वो एक अलार्मिंग सिचुएशन मानी जाती है. तो आप देखिए नेट डेट टू EBITDA क्या है. AGEL का ये कंपनी है 6.10, बाकियों का 2.51, 2.5, 0.74 और एक का 4.07x. ये ट्रांसमिशन है. द लोअर द रेशो द हायर द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फर्म सक्सेसफुली पेइंग ऑफ इट्स डेट. जितना कम रेशो आएगा, रेशोज हायर देन 3 और 4 सर्व एज रेड फ्लैग्स. ये कंपनी बंद होने वाली है एंड इंडिकेट दैट द कंपनी मे बी फाइनेंशियली डिस्ट्रेस्ड इन द फ्यूचर. ये चीज है. तो EBITDA को देखते हुए अगर हम देखें तो यहां पे आप देखिए कि 4.73, 3.39, 15, तो इस तरह का बहुत हाई EBITDA है. और एवरेज अगर EBITDA देखा जाए तो दो फिगर्स जो है वो 3 से ऊपर है, दे आर हायर देन 3. तो एवरेज अगर देखा जाए तो 3.18 है, जो कि 3 से ज्यादा है सारी कंपनीज का मिला के. तो ये अगेन दिस इज अ ह्यूजली अलार्मिंग सिचुएशन. उसके बाद एक मेजर एलिगेशन ये है कि अडानी ने जो लोन उठाया है उसके अगेंस्ट कोलैटरल क्या दिया. भाई कुछ गिरवी रखते हो तब ना लोन मिलता है बैंक से. आप लोन मांगने जाइए कि मुझे एक फ्लैट खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, यहां तक मुझे फोन खरीदना है, फाइनेंस करवाना है, तो कैसे होगा? कुछ गिरवी रखना पड़ेगा. तो अडानी साहब ने भी कुछ गिरवी रखा होगा. हाइंडनबर्ग रिसर्च ने यह चीज निकाल के सामने पेश करी कि अडानी ने अपने शेयर्स, अपनी ही कंपनी के शेयर्स को कहां रखा? गिरवी रखा, जिसके अगेंस्ट वो लोन उठा सके. ये चीज एक ग्रॉस वायलेशन है. ये चीज बहुत रिस्की है बैंकों के लिए लोन देने के लिए कि आप शेयर्स को प्लेज करके लोन दे रहे हो. So a portion of promoters equity, promoter owner in Adani Group listed entities is pledged for loans. इसी को प्लेज करा, इसी को वो करा और उस पे लोन ले लिया. ये तो बहुत रिस्की है. ये तो बैंकों के लिए रिस्की है, कंपनी के लिए तो और ज्यादा रिस्की है. दिस इज एक्सट्रीमली रिस्की. तो आप देखिए कितने कितने शेयर्स प्लेज्ड हैं. तो प्रमोटर के पास अगर अडानी ग्रीन्स में 60.75% शेयर्स हैं, उसमें से 4.36% शेयर्स जो हैं इन्होंने गिरवी रखे हैं. दे हैव केप्ट इट एज कोलैटरल विद द बैंक. इसके खिलाफ लोन ले लिया. अडानी पावर के 25% शेयर्स गिरवी हैं, टोटल गैस के 0 हैं, ट्रांसमिशन के 6 हैं, अडानी एंटरप्राइज के 2.67 हैं, पोर्ट्स के 17% है. आपने शेयर्स को गिरवी रखा हुआ है, प्रमोटर ने शेयर्स को गिरवी रख के लोन उठाया हुआ है. इसमें रिस्क क्या है? इसमें रिस्क ये है कि यदि शेयर का प्राइस नीचे हो जाए या शेयर डूब जाए, जैसे अभी शेयर डूब गया, अभी रिपोर्ट के बाद शेयर डूब गया, नुकसान किसका हुआ? भाई कैसे रीपे करोगे? नुकसान तो बैंक का हुआ ना, कि बैंक ने जब लिया शेयर और उसके खिलाफ लोन दिया तब शेयर प्राइस 3,000 रुपए था, अब शेयर प्राइस 1,500 रुपए हाफ चल रहा है. तो आप तो भाई आधे हो गए नुकसान में, आपका तो कोलैटरल की वैल्यू आधी रह गई. सो इफ नो एडिशनल कोलैटरल अवेलेबल द लेंडर कुड रिक्वायर अ फोर्स्ड लिक्विडेशन ऑफ शेयर्स. और फोर्स्ड लिक्विडेशन का मतलब जबरदस्ती बेचने पड़ेंगे आपको शेयर्स कम वैल्यू में. सो इक्विटी शेयर प्लेजेस आर इनहेरेंटली अनस्टेबल सोर्स ऑफ लेंडिंग बिकॉज इफ शेयर प्राइसेस ड्रॉप तो आपके पास बचेगा क्या? ये तो मार्केट डिटरमिन्ड है, इसमें बैंक क्या कर लेगा? The lender can make a collateral call. So
Beyond doubt, beyond debt held by individual Adani Group entities, the company's promoter group have pledged portions of their equity as collateral for loans. इनको collateral की तरह होल्ड करा गया है लोन्स के लिए. This is what has happened. इस पे अडानी ग्रुप का क्या रिप्लाई है? What has Adani replied? अडानी ने ये बोला कि हमारा जो प्रमोटर शेयर्स है जो प्लेज करे हुए थे उसका परसेंटेज बहुत कम हो चुका है. देखिए, द परसेंटेज हैज ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड. तो पहले 31 मार्च 2020 को ये चीज 58% थी एक ग्रुप कंपनी की. ये ड्रॉप होके साल भर में 16% आई, 13 आई, 18, 17 हुई. ये एक कंपनी है अडानी की. फिर अडानी ट्रांसमिशन का ये 7% पे आ गया, ये और नीचे आ गया, ये 4% पे आ गया. सो प्लेज शेयर्स हैव रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली ओवर द इयर्स, ऐसा अडानी का कहना है. लेकिन अभी भी शेयर्स प्लेज्ड हैं, ये हाइंडनबर्ग रिसर्च का कहना था. दिस वाज व्हाट हाइंडनबर्ग रिसर्च हैज स्टेटेड. उसके बाद एक बहुत सीरियस एलिगेशन लगाया गया हाइंडनबर्ग रिपोर्ट द्वारा. वो ये है कि इतनी बड़ी कंपनी, मतलब $200 बिलियन की कंपनी, इसके ऑडिटर्स कौन है? कौन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इसके ऑडिट करते हैं? वो ऑडिटर्स है एक ऐसी बेसिक गुजराती कंपनी है शाह धंधारिया, जिसमें मतलब लड़के ऑडिट करते हैं. 25-30 साल के लड़के जो है उसमें पार्टनर्स हैं, वो ऑडिट करते हैं. क्या उनकी इतनी कैपेबिलिटी है? क्या वो इतने क्वालिफाइड है कि वो इतने बड़े ग्रुप को हैंडल कर सकते हैं? आर दे क्वालिफाइड इनफ? शाह धंधारिया हार्डली सीम्स केपेबल ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑडिट वर्क. और इतनी बड़ी कंपनी है तो उसका तो वर्क कॉम्प्लेक्स होगा ही होगा. तो इतने बड़े बिग फोर्स और इतनी बड़ी इंडियन कंपनीज को छोड़ के आपने एक छोटी सी फर्म को ये दिया है. दिस सीम्स टू हैव, उनकी वेबसाइट भी नहीं है शाह धंधारिया की. देयर इज नो वेबसाइट ऑफ दिस कंपनी. तो 24 और 23 साल के लड़के हैं, दे वर एसेंशियली फ्रेश आउट ऑफ स्कूल जब इनको कंपनी ने ज्वाइन करा और कंपनी को हायर कर लिया गया. इनकी शक्लें देखें, ये है सीए प्रवीण धंधारिया. सबसे ज्यादा वो है, पॉपुलर है, या सबसे एजेड है, ग्रिजल्ड आदमी है. बाकी सारे 27 साल, 28 साल, 28 साल. ये चीज है शाह धंधारिया इन कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो अडानी ग्रुप के ऑडिटर्स हैं. तो उनने बोला कि इनके बस की बात नहीं है इतना कॉम्प्लेक्स ऑडिट वर्क संभालना. इतनी छोटी टीम जो 12-18 लोगों की टीम है, वो इतने बड़े ग्रुप का ऑडिट संभाल रही है, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है. इस पे अडानी का क्या रिप्लाई आया? व्हाट वाज अडानी ग्रुप्स रिस्पॉन्स टू दिस? रिस्पॉन्स ये था कि शाह धंधारिया एक पीयर रिव्यूड फर्म है ICAI की, और ऊपर से उन्होंने हाइंडनबर्ग के ऊपर वापस एलिगेशन लगा दिया कि आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो डिस्क्लोज करा उनका पैन नंबर डिस्क्लोज कर दिया, जो कि गलत है. यह है ब्रीच ऑफ प्रिवेसी. So, utter distress by revealing PAN of the CAs, they are duly qualified and equipped to sign the balance sheets. ऐसा अडानी साहब का कहना था. तो रिपोर्ट्स में जब ये सारी चीजें आई तो उस पे आप ये समझ के चले, जब अडानी ग्रुप ने रिप्लाई दिया उस पे हाइंडनबर्ग का काउंटर रिप्लाई आया. Our reply to Adani, fraud cannot be obfuscated. फ्रॉड को आप झुका नहीं सकते, टूट नहीं सकते by nationalism or a bloated response that ignores every key allegation we raised. जो एलिगेशंस उन्होंने रेज करे उनमें से एक का भी जवाब नहीं दिया गया. यानी जो 88 क्वेश्चंस पूछे गए थे हाइंडनबर्ग द्वारा, उसमें से 62 क्वेश्चंस यानी 62 सवालों का जवाब जो है वो नहीं दिया गया. अडानी फेल्ड टू स्पेसिफाई द रिस्पॉन्स टू देम. Instead, it mainly grouped questions together in categories and provided generalized deflections. ये चीज कही गई काउंटर रिप्लाई में. ये जो है ये संडे का ही वार्तालाप है. संडे शाम को 413 पेज में रिस्पॉन्स आया था. उसके इमीडिएटली बाद इन्होंने ये स्टेटमेंट रिलीज करा. सो इवन इफ वी डू नॉट गो बाय द रिपोर्ट शेयर्ड बाय द हाइंडनबर्ग रिपोर्ट, पास्ट न्यूज आर्टिकल्स हैव टॉक्ड अबाउट अडानी बीइंग ओवर लेवरेज्ड. अब आते हैं असलियत पे. नाउ लेट्स कम टू द ट्रूथ. सच को अनकवर करते हैं. लेट्स अनकवर द ट्रूथ. क्या आप जानते हैं अडानी ग्रुप के ऊपर कितना उधार है? व्हाट इज द टोटल डेट? सब कुछ अगर इग्नोर कर दिया जाए तो फिच जो एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है उसका क्या कहना है? दैट इट इज ओवर लेवरेज्ड. ओवर लेवरेज्ड का मतलब क्या होता है? व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि अडानी इज हेविली इन डेट. वो डेट जो है वो इतना मैसिव है, सारी कंपनीज का डेट इंक्लूड कर लिया जाए, अडानी के पास उसका 10% कैश भी नहीं है अभी पे बैक करने के लिए. अडानी टोटल ग्रॉस डेट इन फाइनेंशियल ईयर जो पिछला साल खत्म हुआ था, क्योंकि उसी की ऑडिटेड रिपोर्ट आपके सामने है, 2.2 ट्रिलियन रुपीस, 2,20,000 करोड़ रुपया है. टोटल उधार अडानी के ऊपर इतना है. सारी ग्रुप कंपनीज का अगर बाइफर्केशन किया जाए ग्रॉस डेट में तो आप देख सकते हैं यहां पर पोर्ट्स के ऊपर कितना डेट है, ट्रांसमिशन के ऊपर, ENT के ऊपर, पावर के ऊपर, ग्रीन गैस,
सब मिला के 2,20,000 करोड़ का डेट था फाइनेंशियल ईयर 2022 में। उसके पिछले वाला साल 1,55,000 करोड़ का डेट था। मतलब आपने एक साल में तकरीबन 60 to 65,000 करोड़ का डेट ऐड करा। सारी कंपनीज में डेट ऐड किया गया है, आप देख सकते हैं यहां पे। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि इनको इतना फ्रीली डेट कैसे अवेलेबल है? हाउ इज डेट और मनी कैश सो फ्रीली अवेलेबल टू द अडानी ग्रुप? सो द बैंक बैलेंस वर्थ 26,000 और 27,000 करोड़, बैंक बैलेंस इतना है और उधार जो है वो 2 लाख करोड़ का है। सो कंपनीज लिक्विडिटी पोजीशन इज बीइंग क्वेश्चन कि पैसा तो तुम्हारे पास है नहीं, तुम्हें इतना फ्री फ्लो कैसे मिला हुआ है? हाउ आर यू गेटिंग दिस फ्री फ्लो? फ्रॉम वेयर इज अडानी ग्रुप गेटिंग मनी टू फ्यूल इट्स ग्रोथ? कहां से पैसा आ रहा है? इनके पैसों को सोर्स को अनकवर करे। सोर्स ऑफ मनी क्या है? वेयर डज द मनी कम फ्रॉम? क्या लग रहा है आपको बैंकों से पैसा आया है? देखते हैं अडानी साहब को बैंकों ने कितना पैसा दिया है। कुल मिला के टोटल उधार का सिर्फ और सिर्फ 38% पैसा है जो कि बैंकों से आया है। बैंक डेट, टर्म लोन्स, वर्किंग कैपिटल एंड अदर फैसिलिटीज फॉर्म्स ओनली 38% ऑफ द टोटल डेट। सिर्फ 38% उधार है। इस 38% उधार में प्राइवेट और पब्लिक बैंक्स दोनों हैं, यानी सरकारी बैंक्स भी हैं। उसके सिवा इन्होंने कॉर्पोरेट कमर्शियल पेपर्स इशू करे हैं, जो एक इंस्ट्रूमेंट है, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जो कंपनीज इशू कर सकती हैं पैसा रेज करने के लिए, वो 37% है। 11% इज बोरोइंग फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, नॉन बैंक्स, और बाकी इंटर ग्रुप लेंडिंग से पैसा रेज करा है। तो अगर बाकी सारी चीजें छोड़ दिए जाए, सिर्फ और सिर्फ बैंक लोन्स भी देखे जाए, तो सरकारी बैंकों का जो आंकड़ा है वो प्राइवेट बैंक से डबल है। तो कुल मिला के बैंक डेट 70 से 80 हजार करोड़ रुपया है ऑफ द रुपीज 2 लाख करोड़ डेट अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय दिस ब्रोकरेज फर्म। और आप ये ध्यान रखें कि 40% फीसदी सिर्फ और सिर्फ एसबीआई से आती है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। As of September 30th, 2022, the LIC Corporation of India's total equity portfolio was worth 10.27 lakh crores, और value of LIC investment in Adani Group was estimated to be 7%. तो LIC ने अडानी के शेयर्स खरीद रखे थे। 10,27,000 करोड़ का पूरा पोर्टफोलियो है, उसमें से 7% यानी 70,000 करोड़ के शेयर्स इनके पास अडानी के थे। अब शेयर प्राइस क्रैश करा तो LIC का भी उतना नुकसान हुआ। शेयर प्राइस अगर आधे से ज्यादा गिरा तो उसका भी ये 7% की होल्डिंग 3.5% की रह गई होगी। सिंपल सी बात है, ये समझ के चले। और उससे बड़ी बात है, 70 से 80 हजार करोड़ में 40% फंडिंग जो है वो एसबीआई की है। और सोच के चलिए, मतलब एसबीआई से 30 से 35 हजार करोड़ लेके ये आदमी बैठा हुआ है। अगर ये बम फटा तो कितना नुकसान टैक्स पेयर का, एसबीआई का होगा। और एसबीआई का ही नुकसान हुआ था किसमें? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ। This is something that you have to tell. So what really worries Indians about Gautam Adani is his companies. क्या कंपनीज की चिंता है हमें? Are we concerned about the companies? ये जो है loaded है burden of debt से। They have known for years that Adani Enterprises जो है it's a fulcrum of डेट। इतना उधार तो वो लेकर बैठी है, ये तो सबको पता है हिंदुस्तानियों में। तो बैलेंस शीट में डेट तो आपको दिखता ही है, सबको दिखता है, हिंडनबर्ग को भी दिख गया, सबको पता था। तो एंड द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फंडिंग इज रिमार्केबली ओपेक, ये पता नहीं था। मतलब पॉइंट ये है कि हिंदुस्तान के लोग, इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स, आप और हम जैसे मैंगो पीपल, आम आदमी जो शेयर्स खरीद रहे थे, उनको पता था, उनको लालच था कि ये कंपनी ऊपर जाएगी। लेकिन कहां से पैसा आ रहा है ये नहीं पता था पूरी तरीके से। उधार में कंपनी है ये चीज पता थी। उससे ज्यादा जो कंसर्निंग फैक्टर इंडियन इन्वेस्टर या रिटेल इन्वेस्टर के लिए है कि क्या तुम वो डिलीवर कर पाओगे जिस पे तुमने प्रॉमिस करा है। अडानी स्टॉक इज जनरली थिनली ट्रेडेड, कम मतलब थिन ट्रेड होता है, फ्यूअर विल दैट अडानी कंपनी सेट आउट टू डीफ्रॉड रिटेल इन्वेस्टर्स, क्योंकि तुमने जिस नाम से शेयर इशू करके पैसा उठाया वो पैसों से तुम कुछ करने वाले थे, वो कहां है। सो वुड यू बी एबल टू कमिट ऑन योर प्रोमिसेस? क्या आप वो पोर्ट्स कंप्लीट कर पाओगे जिस नाम का आपने पैसा लिया है? क्या आप वो एयरपोर्ट्स मेंटेन कर पाओगे, कंप्लीट कर पाओगे जिस नाम का आपने पैसा लिया है? टर्मिनल T2 ऑफ बॉम्बे मुंबई एयरपोर्ट, क्या आप रोड्स बिल्ड कर पाओगे जो आपने प्रॉमिस करी है? तुमने जिस नाम का पैसा लिया है तुम वो प्रोजेक्ट ही नहीं कर पाओगे तो शेयर कहां से टिकेगा, कंपनी कहां से टिकेगी? ये इन्वेस्टर्स को डाउट हो गया। और अब हाइंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद ये चीज कॉन्फर्मेशन के उस पर जा रही है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। तो क्या इतनी बड़ी कंपनी
जिसके ऊपर इतना हैवी डेट है और इतने सारे शेयर होल्डर्स हैं, क्या वो कंपनी फेल हो सकती है? क्या लगता है आपको? इज अडानी TBTF? इज अडानी टू बिग टू फेल? क्या इतनी हेविली फंडेड कंपनी अगर डूबने वाली होगी तो क्या बैंक उसे डूबने देंगे? क्या सरकार उसे डूबने देगी? आइए देखते हैं। अडानी आज की डेट में वो आदमी है, अगर ये डूबा तो ये सिर्फ कंपनी लेकर नहीं डूबेगा, ये उसके बियॉन्ड और चीजें लेकर डूबेगा, क्योंकि आज की डेट में ऐसे लोग बहुत कम हैं, हालांकि इक्के दुक्के हैं, जो कि सरकार के इतने क्लोज हैं कि सरकार उन्हें हर चीज के लिए कंसिडर करती है। उसके साथ साथ दूसरी चीज ये है कि वो अपने इतने कॉम्प्लिकेटेड कंप्लायंसेस को, हिंदुस्तान के जो लॉज हैं, कंप्लायंसेस और रेगुलेशंस हैं, उनको भी क्रॉस कर लेते हैं, उनको फॉलो करते हैं, क्रॉस करते हैं, सरपास करते हैं, और उसके साथ साथ रिस्क लेने की भी कैपेबिलिटी रखते हैं कि गवर्नमेंट की पहली चॉइस जो है वो क्या होती है, वो ऐसे लोग होते हैं। फॉर मल्टीपल सेक्टर्स दैट फ्रेमर्स ऑफ आवर इंडस्ट्रियल पॉलिसी हैव डिसाइडेड आवर प्रायोरिटीज फॉर इंडियाज ग्रोथ। तो ये चीज है। So government support, ability to navigate complicated regulations and willingness to risk enormous sums of money. ये सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है? ये ऐसे ही लोग कर सकते हैं जो सरकार के क्लोज हैं। Wherever the money may have come from, अगर ये कंपनी डूबी तो ये पूरी की पूरी इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लेकर डूबेगी। इफेक्टिव ओलिगार्क्स माइट बी डेंजरस फॉर अ कंट्री। ये है एक ओलिगार्क, ये डेंजरस है, बिल्कुल सही बात है। तो एग्जाम्पल हमें लेना चाहिए रशिया से। इनेप्ट ओलिगार्क में, ओलिगार्क अगर हो तो फिर पूरी तरीके से अपने आप को इक्विप करो, पूरे लोड लेके, फंडिंग लेकर बैठो। सो द फेसलेस पूल्स ऑफ ऑफशोर कैपिटल, यहां से पैसा आया हो, बैंक से आया हो, पेंशन फंड से आया हो। इंडियाज ग्रोथ इज हाउ प्रोडक्टिवली इट इज स्पेंट। भारत की ग्रोथ मैटर करती है, दैट इज व्हाट इट मैटर्स, दैट इज वेयर वी आर। तो इज अडानी टू बिग टू फेल? ही इजंट। He may be absolutely unique to fail, और ये जो है एक ऐसा यूनिक केस होगा जो भारत के साथ साथ इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लेकर डूबेगा। Then lot more goes down than his investors. Adani will take down India's industrial policy with him. Their big bet on him will then rebound on India's banks, on India's politicians and on India's citizens. सब पे ये चीज रीबाउंड करने वाली है, ये चीज सबको इंपैक्ट करेगी, ये बात ध्यान रखिएगा। तो अडानी को फेल नहीं होने दिया जा सकता, बिकॉज ही इज नॉट जस्ट टू बिग, ही इज टू यूनिक टू फेल। तो पूरे टॉपिक को समराइज करेंगे 1 मिनट के अंदर। उससे पहले आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट। वी आर स्टार्टिंग विद आवर जनरल स्टडीज कंप्लीट फाउंडेशन बैच। 31 जनवरी को यह बैच, कंप्लीट बैच स्टार्ट हो चुका है। इस बैच को सब्सक्राइब करें। आई विल बी टीचिंग इकोनॉमिक्स, कंप्लीट इकोनॉमिक्स इन दिस बैच, and the top faculties would be providing you with 1000 hours of live teaching. ये बैच जो है ये शुरू हो चुका है। इसी के साथ साथ 2023 वाले, 2023 वालों के लिए SIP बैच लाइव हो चुका है। ये सारे बैचेस डिस्काउंट्स पे हैं अगर आप मेरा कोड यूज करें, which is सांघी लाइव। Do use my code, it is सांघी लाइव। So let's see, is Adani too big to fail? What actually happened? हाइंडनबर्ग रिसर्च ग्रुप नाम का एक एसोसिएशन जो है, एक ग्रुप है, उसने अलेज ये करा दैट अडानी ग्रुप हैज मैनिपुलेटेड स्टॉक्स एंड इज डिफ्रॉडिंग इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स ऑफ देयर मनी। सो ऑफ ब्रेजन स्टॉक मैनिपुलेशन एंड अकाउंटिंग फ्रॉड स्कीम। तो इसके तहत इन्होंने ये चीज सपोर्ट करी। सपोर्ट कैसे करी? इट इज लार्जली थ्रू स्टॉक प्राइस अप्रिसिएशन। अडानी की 9 कंपनीज जो है वो स्पेशली पिछले 3 साल में बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर गई। सम कंपनीज ग्रू टू द एक्सटेंट ऑफ 20x, 2000% इन द लास्ट 3 years, वेयर ही एडेड $100 to $120 billion टू हिज नेटवर्थ प्लेजिंग। और ये चीज कैसे हुई? क्योंकि उन्होंने शेयर्स को प्लेज करा ऑफ देयर इन्फ्लेटेड स्टॉक फॉर लोन्स। आप ग्रो कब करते हो? जब आप इन्वेस्ट करते हो। इन्वेस्ट करने के लिए पैसा कहां से आया? बैंकों से, जो लोन के तौर पे लिया गया है। और वो लोन के तौर पे लेने के लिए आपने कोलैटरल क्या दिया? अपने शेयर्स को ही कोलैटरल दे दिया, जिनका डूबने का रिस्क होता है। तो उसको लेके फॉलोइंग द रिपोर्ट, जो मार्केट वैल्यूएशन थी अडानी की उस दिन 3,40,000 करोड़ से गिरी थी उसके नेक्स्ट डे। सो दिस वाज द 27th of January। तो इसके लिए इनके सोर्सेज ऑफ फंडिंग पे सवाल उठाया गया। सोर्सेज ऑफ फंडिंग में पब्लिक बैंक से इन्होंने तकरीबन 80,000 करोड़, 80,000 करोड़ रेज करा था, जिसमें से 32,000 करोड़ सिर्फ और सिर्फ SBI से रेज करा गया है, 40% लोन्स। उसके सिवा
टोटल मिला के जितना LIC का पोर्टफोलियो है उसमें से 7% LIC ने अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट करा हुआ है। 7% शेयर्स का पैसा अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट करा हुआ है। तो LIC 7% ऑफ 10.27 lakhs ऑफ इट्स ओन पोर्टफोलियो, अनलिमिटेड एक्सेस टू डेट, बैंकों के पास पैसा है, प्राइवेट बैंक्स, पब्लिक बैंक्स, एंड बैंक डेट जिसमें से मैक्सिमम 40% SBI से है। तो अब ये देखने वाली बात है दैट इफ ही फेल्स देन अ लॉट मोर गोज डाउन देन हिज इन्वेस्टर्स। अडानी विल ब्रिंग डाउन द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया इफ ही गोज डाउन। ये PDF मिलेगी मेरे टेलीग्राम हैंडल पर, आयुष सांघीज IAS अकेडमी। जरूर सब्सक्राइब करें और मुझसे जुड़े अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स पर। दैट वुड बी ऑल एवरीवन। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।